नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने आते ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। अरुंधति रॉय का पहला नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये नॉवल आया 1997 में और उसी साल इसे मिला बुकर प्राइज, जो बहुत बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसे अक्सर आज़ादी के बाद के भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक मील का पत्थर जैसा माना जाता है। हमारे पास इस नॉवल पर एक काफ़ी गहरी समीक्षा है जो इसके अलग अलग पहलुओं को बारीकी से देखती है। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि इस कमाल के नॉवल की ख़ास बातें समझें, इसके गहरे मुद्दे, लिखने का अंदाज, इसका असर क्या रहा। उस समीक्षा के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब आज भी इतनी ज़रूरी और पावरफुल क्यों लगती है। चलिए इसी पर बात करते हैं। पहली नज़र में देखें तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लगती, ये यादों की कहानी है। हमारे समाज की ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, ऐसे प्यार की कहानी जिसे समाज इजाज़त नहीं देता, और कैसे छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली बातें हमारी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देती हैं। इन सब की कहानी है। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक जानकारी से। जैसा हमने कहा, अरुंधति रॉय का पहला नॉवल 1997। कहानी केरल के एक छोटे से कस्बे आयामानम में सेट है, और वक्त कभी 1969 में है तो कभी 1990s के दशक में। कहानी सीधे सीधे नहीं चलती, आगे पीछे होती है, नॉन लीनियर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब एक साथ दो काम करती है। एक तरफ तो ये एक परिवार की कहानी है, उनके अपने रिश्ते, उनकी खुशियाँ, दुख। दूसरी तरफ एक बहुत ही शार्प एक राजनीतिक नॉवल भी है। ये यादों की गलियों में ले जाती है, जाति के सवाल को कुरेदती है और उस प्यार की बात करती है जिस पर समाज ने पाबंदी लगा रखी है। और जैसा नाम ही है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत गौर करती है। कोई पल, कोई इशारा, कोई छोटा सा फैसला, और दिखाती है कि कैसे यही मामूली चीज़ें मिलकर जिंदगी की बड़ी कहानी लिख देती हैं। अच्छा, तो कहानी के बीचों बीच कौन लोग हैं? मेन किरदार कौन है? हाँ, मुख्य किरदार हैं जुड़वां भाई बहन रेहिल और एस्था। ये केरल के सीरियाई ईसाई परिवार में पल बढ़ रहे हैं। उनकी माँ है अम्मू। वो अपने पति को छोड़कर वापस अपने मायके आयमानम आ जाती हैं क्योंकि वो उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। और ये घर भी कोई आम घर नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लोग हैं यहाँ। एक है बेबी कोचम्मा, जो काफ़ी चालाक और अपनी चलाने वाली बड़ी चाची हैं। फिर हैं चाको, ऑक्सफोर्ड से पढ़े मामा, जो परिवार की अचार की फैक्ट्री संभालते हैं। और ममाची, दादी, जो अब देख नहीं सकती। हाँ, और यहीं से कहानी के असली टकराव, असली कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। सबसे बड़ा टकराव तो है अम्मू का वेलूथा के साथ रिश्ता। वेलूथा फैक्ट्री में काम करने वाला एक नौजवान है, पर वो दलित है, परवन जाति का। उस दौर के समाज में उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, वो तो समाज के बनाए नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। नॉवल यही दिखाता है कि कैसे जाति, आपका जेंडर और यहाँ तक कि इलाके की राजनीति लोगों की पर्सनल जिंदगी में घुसकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कहानी का एक और दिल दहला देने वाला मोड़ है सोफी मोल की मौत। वो इन जुड़वां बच्चों की कजिन है, आधी अंग्रेज, जो इंग्लैंड से मिलने आती है। और यहीं पर नॉवल का वो नॉन लीनियर तरीका काम आता है। कहानी टुकड़ों में सामने आती है, कभी अतीत में, कभी वर्तमान में। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई गहरा सदमा या दर्दनाक याद हमारे दिमाग में अटक जाती है ना, बिखरी हुई सी, बार बार लौट कर आने वाली। ये सीधे घटना बताने के बजाय उस सदमे के एहसास को उभारता है। हाँ, ये टुकड़ों में कहानी कहना, ये शायद उस बिखराव को दिखाता है जो उन किरदारों की जिंदगी में आ गया है। चलिए अब जरा उन बड़े मुद्दों पर आते हैं जिन पर ये नॉवल सोचने को मजबूर करता है। पहला और शायद सबसे तीखा मुद्दा है जाति और समाज में ऊंच नीच का ढांचा। नॉवल बिना किसी लाग लपेट के बड़ी बेरहमी से दिखाता है कि भारत में जाति व्यवस्था कितनी अन्यायपूर्ण है, कितना जुल्म है उसमें। वेलूथा और अम्मू का रिश्ता सिर्फ उनका निजी मामला नहीं रह जाता, वो समाज के बनाए कायदों को तोड़ने वाला एक तरह का पॉलिटिकल एक्ट बन जाता है। सही बात है। वेलूथा का अछूत होना ही जैसे उसकी किस्मत तय कर देता है उस समाज में जहां हर किसी की जगह पहले से तय है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जिसे नॉवल प्रेम के नियम, लव लॉस कहता है। ये शब्द बार बार आते हैं। ये वो नियम है जो लिखे नहीं गए, पर समाज उन्हें बड़ी सख्ती से लागू करता है। ये नियम तय करते हैं कि किसे प्यार किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और कितना किया जाना चाहिए। नॉवल दिखाता है कि जब कोई इन नियमों को तोड़ता है, खासकर जाति और वर्ग की दीवारें लांघकर, तो समाज कितनी हिंसा पर उतर आता है। वेलूथा और अम्मू का प्यार इन नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन है और उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
ये लव लॉस सिर्फ रोमांटिक प्यार तक ही सीमित नहीं है। ये परिवार, दोस्ती, हर रिश्ते पे लागू होते हैं एक तरह से। तो ये लव लॉज, ये एक तरह से समाज के अलिखित नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन किसके लायक है और कौन नहीं। वाकई सोचने वाली बात है। अगला अहम मुद्दा है बचपन, यादें और सदमा, ट्रॉमा। नॉवल का काफी हिस्सा जुड़वां बच्चों राहिल और इस्था की नजरों से दिखाया गया है, और इसी वजह से इसकी भाषा और बनावट इतनी अलग है, इतनी पोएटिक और बिखरी हुई सी लगती है। बचपन में लगे सदमे, ऐसी बातें जो बच्चे पूरी तरह समझ नहीं पाते या गलत समझ लेते हैं, वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। रॉय बच्चों की मासूमियत, उनकी अपनी दुनिया, उनकी अपनी भाषा को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाती हैं कि कैसे बड़ों की दुनिया की नाकामियां, उनके पूर्वाग्रह, उनकी नफरतें बच्चों को बनाती भी हैं और तोड़ती भी हैं। एक मजेदार मिसाल है वो बच्चों का शब्दों को गलत सुनना, जैसे बारनौल। शायद वो बारनौल रहा होगा या कुछ और, पर उनकी अपनी छोटी सी दुनिया में उसका एक अलग ही मतलब बन जाता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो एक और पहलू उभरता है, उत्तर औपनिवेशिक पहचान का, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। इसका मतलब है आज़ादी मिलने के बाद भी लोगों की सोच, उनके व्यवहार पर गुलामी के दौर की मानसिकता का असर। चाको का किरदार इसकी एक जीती जागती मिसाल है। वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है, अंग्रेजियत का दीवाना है। अपनी अंग्रेज एक्स वाइफ और बेटी सोफी मुल को लेकर उसके मन में गर्व और शर्म का मिलाजुला भाव है। लेकिन वही चाको अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों को नीची निगाह से देखता है। नॉवल दिखाता है कि कैसे अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो ऊंच नीच वाली सोच, वो दिमागी गुलामी खासकर पढ़े लिखे तबके में बुनी रहती है। बिल्कुल, चाको का किरदार इस दोहरी मानसिकता को बहुत साफ दिखाता है, और इसी से जुड़ा हुआ है लिंग और पितृसत्ता का मुद्दा। पेट्रियार्की, पितृसत्ता यानी वो सामाजिक ढांचा जहां मर्दों को औरतों के मुकाबले ज्यादा अधिकार और ताकत मिली होती हैं, और औरतें कई तरह की बंदिशों में जीती हैं। अम्मू का किरदार इसी जाल में फंसी हुई है। वो एक तलाकशुदा औरत है, इसलिए उसे अपने ही घर में जायदाद का हक नहीं मिलता, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि बुनियादी इज्जत भी नहीं। जब वो प्यार के जरिए अपनी जिंदगी में थोड़ी खुशी लाने की कोशिश करती है तो समाज और परिवार उसे और भी ज्यादा सख्ती से सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। यहाँ तक कि बेबी कोचम्मा का किरदार, जो खुद मर्दों के बनाए नियमों को मानती है और दूसरों से मनवाती है, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे बंद समाजों में औरतों की अपनी इच्छाएं दब जाती हैं, उनके दायरे कितने सिमटे हुए होते हैं। ये बहुत अहम बात है। और नॉवल में राजनीति और साम्यवाद का जिक्र भी आता है, खासकर केरल के माहौल को देखते हुए। केरल में लेफ्ट की राजनीति का एक अलग इतिहास रहा है ना। नॉवल में ये फैक्ट्री यूनियन, मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों और कम्युनिस्ट पार्टी की मौजूदगी के जरिए नजर आता है। ये राजनीतिक ताकतें कहीं बदलाव की उम्मीद जगाती हैं तो कहीं शोषण का जरिया भी बनती दिखती हैं। विलुथा का राजनीति से थोड़ा बहुत जुड़ाव भी उसके लिए खतरा बन जाता है, उसकी निजी जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि समीक्षा सिर्फ नॉवल के चित्रण का विश्लेषण कर रही है, किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष या विरोध नहीं कर रही। तो ये सारे मुद्दे, जाति, प्रेम के नियम, बचपन का सदमा, अंग्रेजियत की छाप, मर्दों का दबदबा, राजनीति, ये सब मिलकर कहानी का ताना बाना बुनते हैं। अब जरा बात करते हैं कि ये कहानी कही कैसे गई है, नॉवल के स्टाइल और भाषा की। और यहाँ सच में कुछ बहुत खास है। रॉय की भाषा, उनका गद्य कमाल का काव्यात्मक और लयबद्ध है। ऐसा लगता है जैसे वो शब्दों से संगीत रच रही हों। वो ग्रामर के नियमों को तोड़ती मरोड़ती हैं, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल अपने अंदाज में करती हैं, कुछ शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराती हैं, जिससे एक अजीब सी गूंज पैदा होती है। पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई गीत सुन रहे हों। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, इसकी नॉन लीनियर बनावट, कहानी का आगे पीछे जाना, इसकी एक बड़ी खूबी है। ये सीधी लकीर में नहीं चलती, बल्कि गोल घूमती है, बार बार कुछ चीजों पर लौट कर आती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारा दिमाग किसी दुखती रग को, किसी सदमे को बार बार याद करता है, अलग अलग टुकड़ों में। नॉवल शुरू से ही इशारा देता रहता है कि कहानी में कुछ बुरा होने वाला है। सोफी मोल की मौत का जिक्र बार बार आता है। इससे पढ़ने वाले का ध्यान इस बात से हट जाता है कि क्या हुआ, और इस पर टिक जाता है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि इस तकनीक से कहानी का भावनात्मक असर कई गुना बढ़ जाता है। हम किरदारों के दर्द को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं। और बच्चों की नज़र से कहानी कहना भी इसके स्टाइल का एक अहम हिस्सा है। दुनिया को उनकी आंखों से देखना, उनके सुने अनसुने शब्द,
जैसे वो बानना उल, चीज़ों से उनका अजीबोगरीब लगाव और रंगों, गंधों, आवाज़ों को लेकर उनकी बढ़ी हुई संवेदनशीलता, ये सब मिलकर भाषा को एक ताजगी और अनोखापन देते हैं। ये हमें बड़ों की दुनिया के तर्क से बाहर निकालकर एक अलग ही एहसास की दुनिया में ले जाता है। प्रतीकों का भी बहुत इस्तेमाल है। सिंबल्स, प्रकृति जैसे नदी, बारिश, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सब लगातार इंसानी भावनाओं और हालात को आईना दिखाते हैं। आयमानम की मीनाचल नदी वो बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है और आखिर में मौत की वजह भी बनती है। ये प्रकृति जिंदगी और मौत, मासूमियत और क्रूरता दोनों के विरोधाभासों को सामने रखती है। और शायद सबसे कमाल की बात यह है कि रॉय निजी जिंदगी और बड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को बड़ी आसानी से एक साथ पिरो देती हैं। एक बच्चे का खिलौना, घर का कोई झगड़ा, अचार की फैक्ट्री में बनने वाले अचार का जिक्र, ये सब बहुत निजी घरेलू बातें हैं, लेकिन ये बड़ी आसानी से जाति के जुल्म, औरतों के साथ होने वाले अन्याय या अंग्रेजी राज की विरासत जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ जाती हैं। छोटी चीजें बड़ी चीजों की कहानी कहने लगती हैं। ये वाकई कमाल का हुनर है। चलिए अब समीक्षा के आधार पर देखते हैं कि इस नॉवेल की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं और किन बातों पर इसकी आलोचना हुई है। एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। ताकतों की बात करें तो सबसे पहले है इसकी जबरदस्त भाषा, बेहद काव्यात्मक, यादगार, दिल पर असर करने वाली। दूसरा, इसका नैतिक और राजनीतिक वजन। ये गंभीर सवाल उठाती है लेकिन भाषण दिए बिना। किरदारों की कहानियों में ही ये मुद्दे बुने हुए हैं। तीसरा, कहानी कहने का अनोखा नॉन लीनियर तरीका, जैसा हमने बात की, ये कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। चौथा, जटिल किरदार, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। कोई भी किरदार सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। सब हालात, इतिहास और समाज की पैदाइश हैं, जिनमें अच्छाई बुराई दोनों हैं, हम उसे जुड़ पाते हैं। और पांचवां, इसकी सार्वभौमिक अपील, यूनिवर्सल अपील। कहानी भले ही केरल की जमीन पर हो, लेकिन प्यार, जुल्म, अन्याय, यादें, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे दुनिया भर के पाठक जुड़ सकते हैं। तो ये तो हुई खूबियों की बात, लेकिन समीक्षा कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करती है। पहले इसकी भाषा और स्टाइल थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ये बिखरी हुई कहानी, मुश्किल भाषा और ढेर सारे प्रतीक कुछ पढ़ने वालों को थका सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए धीरज चाहिए। तो क्या भाषा की खूबसूरती ही कुछ लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है? हाँ, कुछ हद तक। समीक्षा यही बताती है कि इसमें डूबने के लिए थोड़ा सब्र चाहिए। दूसरी आलोचना है कि कहीं-कहीं प्रतीकों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। कुछ आलोचकों को लगता है कि लेखिका ने इतनी ज़्यादा इमेजरी और रूपकों का इस्तेमाल किया है कि वो थोड़ा बनावटी सा लगने लगता है। तीसरी बात, नॉवल का भावनात्मक बोझ, इमोशनल वेट। कहानी बहुत दुखद है, खासकर बच्चों के साथ जो होता है वो पढ़ते हुए बहुत भारी लग सकता है, निराशाजनक लग सकता है। और आखिर में कुछ पाठकों को इसकी धीमी रफ्तार खटक सकती है, क्योंकि कहानी सीधे नहीं चलती, राज धीरे धीरे खुलते हैं। तो जिन्हें तेज रफ्तार कहानी पसंद है, उन्हें ये शायद थोड़ी निराशाजनक लगे। ये सब जायज़ बातें हैं, क्योंकि हर पाठक का अपना नज़रिया होता है। अब अगर हम इसकी विरासत और असर की बात करें तो 1997 में बुकर प्राइज जीतने के बाद अरुंधति रॉय रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गई। बिल्कुल। और भारत में तो इस किताब ने जबरदस्त बहस छेड़ दी। जाति, लिंग, सेक्सुअलिटी को जिस तरह दिखाया गया, उस पर बहुत चर्चा हुई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये पश्चिमी दुनिया के लिए भारत की एक खास, शायद थोड़ी नकारात्मक छवि पेश करती है। हाँ, ये बहसें काफ़ी तेज थी, लेकिन इन सब के बावजूद इसे आज़ादी के बाद के भारतीय अंग्रेजी साहित्य की सबसे अहम किताबों में गिना जाता है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में इसे पढ़ाया जाता है। इसकी अनोखी स्टाइल, कहानी कहने के तरीके और राजनीतिक मुद्दों को उठाने के अंदाज के लिए। ये भी गौर करने वाली बात है कि इस नॉवल के बाद रॉय ने काफ़ी लंबे समय तक कोई दूसरा नॉवल नहीं लिखा। वो ज़्यादातर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखने वाली एक एक्टिविस्ट के तौर पर जानी गई, और उनका अगला नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पूरे 20 साल बाद 2017 में आया। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? क्या है इस नॉवेल का निचोड़? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये यादों के काम करने के तरीके, बचपन में लगे सदमों के जिंदगी भर रहने वाले असर, समाज के अंदर छिपी हिंसा और उन छोटी चीज़ों की बेहिसाब ताकत के बारे में है जो हमारी जिंदगी को चुपके से कोई और ही दिशा दे देती हैं।
ये वही सवाल पूछती है जिनका जिक्र समीक्षा के आखिर में भी है। कैसे छोटे छोटे पल, चाहे वो प्यार के हों या नफरत के, हमारी पूरी जिंदगी की शक्ल तय कर देते हैं। समाज उन लोगों को कैसे सजा देता है जो उसकी खींची हुई अनदेखी लकीरों को लांघने की हिम्मत करते हैं। ये किताब एक ही वक्त में खूबसूरत भी है और दिल तोड़ने वाली भी। और शायद ये इतनी यादगार इसीलिए है क्योंकि ये कोई आसान जवाब नहीं देती। ये पढ़ने वाले के दिमाग में एक धुंधली याद की तरह बस जाती है, टूटी फूटी, दर्द भरी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चमक लिए हुए। और यहीं से एक ज़रूरी सवाल उठता है जो शायद हमें आगे सोचने पर मजबूर करे। ये नॉवल हमें दिखाता है कि समाज की बनाई ये अनदेखी दीवारें, ये प्रेम के नियम कितने ताकतवर होते हैं। तो क्या इन दीवारों को तोड़ने की हिम्मत का अंजाम हमेशा दुखद ही होता है, या फिर ऐसी कहानियों में उनके दर्द और तकलीफ के बीच कहीं विरोध की, उम्मीद की कोई चिंगारी भी छुपी होती है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? शायद ये सवाल हमें इस कहानी से परे भी सोचने के लिए उकसाता है।